अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो ईरान पर हमला किया है उससे लगातार सूरत हाल बदल रही है। अब ये अपडेट्स आई हैं कि ईरान ने मिडल ईस्ट के अलग अलग देशों में खाड़ी देशों की ऑयल फील्ड पर और गैस फील्ड पर हमला किया है, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया है और बड़ा नुकसान भी वहाँ पे हुआ है। आज हमारे साथ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहसिन रज़ा ख़ान साहब मौजूद हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑयल और गैस की प्राइसेस बढ़ सकती है, क्या आशंका है ईरान जो हमले लगातार मिडल ईस्ट के ऑयल और गैस फील्ड पर कर रहा है, उससे दुनिया पर, भारत पर और ख़ास तौर पर एशिया पर क्या असर पड़ेगा। और ये इसलिए भी इसकी रेलेवेंसी और बढ़ जाती है क्योंकि अब आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने बंद कर दिया है। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया। सर आपने ये अपडेट्स पढ़ी होगी। सबसे बड़ी अपडेट तो यही कि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा हो गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरा बंद कर दिया गया है। तो देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हर जगह ये कहा जा रहा है कि 20% तेल दुनिया का वहाँ से गुजरता है, 17% गैस। पर मैं आपको बताऊं कि 30% दुनिया का तेल मिडल ईस्ट में बनता है, 30%। और कई दुनिया के इलाके हैं जहाँ पे तेल इंपोर्ट होता है। वो कौन से बड़े इलाके हैं, मेजर इलाके? ईस्ट एशिया है पूरा, यानी पूरा ये चीन और जापान और साउथ कोरिया और ये सब, ताइवान। दूसरा है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का भी 80%, 88% बल्कि ऑलमोस्ट 90% तेल इंपोर्ट होता है, गैस भी। और तीसरा इलाका है यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप। तो बनता कहाँ है तेल ज़्यादातर? वो बनता है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कनाडा, यूएस में, रशिया में और मिडल ईस्ट में बेसिकली, और एक नाइजीरिया समझिए। तो अब सप्लाई रुकने की वजह से ईरान ने कुछ ऑयल टैंकर्स पे हमला किया है, पर ये भी घोषणा कर दी। हाँ, कल कुछ ऐसी खबर आई थी, IJC ने 4 ऑयल टैंकर्स पे हमला किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे थे। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हमें बिना इत्तला दिए अगर आप गुजरेंगे तो हम हमला करेंगे। और उसमें से एक ऑयल टैंकर, ये कंफर्म हुआ है, उसमें से एक ब्रिटेन का ऑयल टैंकर है, ये बात भी कंफर्म हुई है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में भी अटैक हो रहा है और रिफाइनरी में भी। ये आरामको की ही पुरानी एक तस्वीर है, यहाँ पे भी हमला हुआ सर? जी, आरामको पे हुआ और कतर की ऑयल एंड गैस फील्ड्स पे और कतर की ऑयल रिफाइनरी पे भी हुआ और सऊदी की भी हुआ है। और आशंका ये है कि और जगह पे होगा अटैक। क्योंकि जितना ईरान को नुकसान हो रहा है, यानी आप समझिए 1000 स्ट्राइक्स रोज। तो आप लगाइए कि आज चौथा दिन है तो 3000 के ऊपर स्ट्राइक्स हो चुके हैं। 1000 स्ट्राइक से सर मुराद क्या है? 1000 टारगेट्स पर या फिर 1000 अलग अलग जगहों पर या 1000 इंडिविजुअल पर वो अलग अलग लोगों को बनाए? उससे मुराद क्या है? मतलब 1000 बॉम्ब एक्सप्लोड हो चुके हैं। अच्छा, हथियारों की संख्या जो गिरने वाले हैं। करेक्ट। वो क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं, वो एयरबॉर्न एम्यूनिशन हो सकता है। मतलब तो वो इजराइल और अमेरिका ने बहुत इंटेंसिव बॉम्बिंग कर रहा है। ना समझिए कि तेहरान का बुरा हाल कर दिया है, और बाकी इतना बड़ा मुल्क है, इतना फैला मुल्क है, उसके कई सौ शहरों पे, कोई 150 के करीब शहरों पे अटैक हुआ है और मासूम भी मारे गए। तो ईरान उसके बदले में, उसके एवज में गल्फ के ऊपर गिरा रहा है। उससे 2-3 चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ की इकोनॉमी हिला रहा है और उन पे प्रेशर ये डाल रहा है कि वो अमेरिका पे फिर प्रेशर डालें बंद करने का। अच्छा, मतलब यहाँ जो खाड़ी देशों के ऑयल रिफाइनरी है या उनके सैनिटरी पर हमला करने की एक ही वजह है ताकि अमेरिका पर प्रेशर पड़ सके। अल्टीमेट सीधे तो अमेरिका पे अटैक वो करेगा नहीं, अमेरिका पे भी अटैक कर रहा है, उनके बेसिस पे अटैक कर रहा है। फिर इन खाड़ी के मुल्कों पे अटैक कर रहा है कि ये प्रेशर डालें। फिर तीसरा ऑयल एंड गैस पे इसलिए भी अटैक कर रहा है कि एक तो खाड़ी के देशों की आमदनी कम हो, दूसरा इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी। अब ऑयल जो है वो एक फंजेबल कमोडिटी है। फंजेबल कमोडिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कमोडिटी जो दुनिया में कहीं से कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है। इसलिए उसकी जो प्राइस डिटरमिन होती है, तय होती है, वो एक रीजन के ऊपर तय नहीं होती, वो ग्लोबली तय होती है। यानी ग्लोबल सप्लाई ऑफ ऑयल और ग्लोबल डिमांड फॉर ऑयल मिलके तय करते हैं। ये नहीं कि मिडिल ईस्ट का प्राइस अलग हो रहा है, ऑयल वहाँ पे अलग सप्लाई हो रही है और अलग डिमांड हो रही है। फंजिबल मतलब इस तरह से ट्रांसपोर्टेबल। अब उसमें ग्रेडिंग होती है ऑयल की अलग अलग, यानी कि अलग अलग क्वालिटी का ऑयल। तो जो अच्छा क्वालिटी का ऑयल है वो ब्रेंट क्रूड माना जाता है, उसको बेंचमार्क रखा जाता है। उससे भी ऊपर क्वालिटी के ऑयल हैं, जैसे लिबियन स्वीट क्रूड। और सबसे अच्छा कहाँ का होता है सर? लिबियन स्वीट क्रूड, लिबिया का। वेनेजुएला का भारी होता है क्या? वेनेजुएला का भारी ऑयल है। रशिया का?
रशिया में अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं। अच्छा। और दूसरा एक है जो फ्रैकिंग से ऑयल आता है, शेल ऑयल जिसे कहते हैं, अमेरिका से जो निकलता और उसी हिसाब से हमारे यहाँ फिर अलग अलग रिफाइनरी बनाई जाती है ना, Correct. उनको कैलिब्रेट किया जाता है कि कौन सा भारी तेल है, कौन सा हल्का तेल है। पर इंडिया की जो रिफाइनरी है वो भारी तेल भी ले सकती है। अच्छा। हाँ, तो ये अच्छी बात है। पर अब आते हैं असली मामले पे कि तेल की कीमत 10% के तकरीबन बढ़ चुकी है दुनिया में। 60 और 65 डॉलर के बीच में रहती थी, अब $100 जाने की आशंका है क्या सर? क्योंकि यही कहा जा रहा है इंटरनेट पर और भी कई रिपोर्ट्स पर कि अगर $100 चला गया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुमकिन है, पर ये डिपेंड करता है कितने दिन तक लड़ाई चलती है। अभी तो 72, 73, 72, $73 पे है आई थिंक डॉलर्स। 65 करीब एक मतलब एवरेज रहता है हमारा 60 से 65 है ना। अभी ये बढ़ के 70 से ऊपर पहुंच गया, 72 करीब है। हाँ, और ये 80 के ऊपर भी जा सकता है आराम से। अच्छा। और हाँ, डिपेंड करता है कितनी लंबी चलेगी, 100 भी छू सकता है। इसका आपके सीधा जेब पे असर पड़ेगा। यही सर, हम इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को कि इसका आम नागरिकों पर, खास तौर पे भारत में रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है। तेल के साथ एसोसिएटेड है गैस की भी प्राइस, यानी कि गैस भी ज्यादातर इंडिया अपनी गल्फ से लेता है। तो तकरीबन 50-60% तेल यहाँ से लेता है यस, और 50-60% के करीब गैस भी यहाँ से आती है। तेल आई थिंक 80% के करीब लेता है, 80%। 88% तेल इंपोर्ट करता है। जो तेल वो इंपोर्ट करता आप है, मिडिल ईस्ट की बस बात कर रहे हैं इसमें से। हाँ, नहीं, इंडिया का टोटल ऑयल कंजम्पशन का 88% इंपोर्ट होता है, राइट। उस 88 का 50 to 60%, उस 88 का 50 to 60% जो है वो मिडिल ईस्ट से आता है। अच्छा, तो ठीक है। समझिए कि तकरीबन ओवरऑल का 50% के करीब समझिए, ओवरऑल का 45-50%। क्या लेकिन अब मिडिल ईस्ट पे हमारी निर्भरता और बढ़ेगी भी, क्योंकि हमने रशिया से तेल लेना तो बंद कर तो दिया अब हम है। हो सकता है वापस स्विच कर जाएं रशियन ऑयल के, क्योंकि हमें अपने ऑप्शंस ओपन रखने होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट हो जाए। फिर रिजर्व्स भी होते हैं, यानी कि एक तो कमर्शियल रिजर्व जो रिफाइनरीज में और टैंकर्स में होता है कंपनियों के पास, एक होता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो एक नेशन के पास होता है। हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व तकरीबन 65-70 दिन का है, और कंपनियों के पास भी तकरीबन, ऑयल की बात कर रहे हैं, ऑयल की बात कर रहा हूँ, और कंपनियों के पास तकरीबन 3 हफ्ते तक का होता है। तो टोटल मिलाएं तो तकरीबन 90 दिन का हमारे पास, 3 महीने तक का हमारे पास है तेल। तो कोई ऐसी फिक्र नहीं है कि तेल खत्म हो जाएगा, पर प्राइस ऊपर जा सकती है। अब इसमें एक पेचीदगी है, जब प्राइस हमें सस्ता तेल मिलता था रशिया से, तो सरकार ने तेल की प्राइस गिराई नहीं। आप अगर अपना मोटरसाइकिल में तेल भरते हैं या कार में, तो आपको पता है कि तेल की प्राइस बिल्कुल भी नहीं गिराई। अब वो फायदा कोई कहता है किसी को हुआ, वो तो बातें हैं, पर मुसीबत ये लग रही है कि अगर बढ़ गई तो गवर्नमेंट पास ऑन कर देगी आपको, और आपको अपने बाइक में भरते वक्त उसकी कीमत जाएगी। पर ये एक किस्म से आपको झटका लगेगा। आपको और जो झटके लगेंगे वो मैं बता देता हूँ। नेचुरल गैस की प्राइस 50% से इंक्रीज हो चुकी है यूरोप में, और यहाँ पे भी होगी, इसमें कोई शक नहीं। और गैस जो है वो 2 तरह की होती है। एलपीजी जो आपके घर के सिलेंडर और ये सब, वो हमारे पास 3 हफ्ते तक का रिजर्व है। और एक होती है एलएनजी जो आपकी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, जो आपकी गाड़ियों में, बिजली में, और जिससे फर्टिलाइजर बनता है, वो हमारे पास काफी दिन का है। वो हमारे पास 60-70 दिन 15 से 21 नहीं, एलएनजी मेरे ख्याल से 15 से 21 नहीं, एलपीजी की है, हाँ। 20-21 दिन की है, हाँ। और एलएनजी जो है वो 60-70 दिन की है। अच्छा। तो अब वो एलपीजी जो है वो तो घर का गैस हो गया, वो उसकी कीमत बढ़ेगी तो आपके घर के सिलेंडर की। पर एलएनजी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो जाता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, पावर जनरेशन में। मैं एक सेकंड फोटो बदल देता हूँ, आप कंटिन्यू करते रहिए। हाँ। दूसरी आपकी एग्रीकल्चर पे भी प्रभाव पड़ेगा सर, आप बता रहे थे। दूसरा, पावर के अलावा फर्टिलाइजर एलएनजी से बनता है। अच्छा। तो फर्टिलाइजर की कीमत ऊपर जाएगी, तो जो बहुत सारे गरीब देश हैं जैसे अफ्रीका में और एशिया में, उनमें खाने की कीमत बढ़ेगी, तो हो सकता है भूखमरी भी बढ़े। तो एलएनजी से फर्टिलाइजर और पावर जनरेशन, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एसी शायद थोड़ा कम चलाएं इस गर्मी में, और आपकी इसके नॉक ऑन इफेक्ट्स हैं, यानी कि पावर जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वो हर, और तेल है वो हर चीज में इनपुट है, यानी किस चीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो हर चीज की कीमत, ट्रांसपोर्टेशन में, तो हर चीज की कीमत बढ़ेगी, तो एक तरह से इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी, ओवरऑल दर। तो
उसके एवज में, उसके बदले में सरकार जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। पर इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो टोटल डिमांड गिरती है, यानी मंदी आती है, यानी रिसेशन हो सकता है। तो आपका स्टॉक मार्केट भी गिर सकता है और आपकी इकोनॉमी रिसेशन में भी आ सकती है और बेरोजगारी भी हो सकती है। तो इसके सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं इफेक्ट्स, आगे के जो इफेक्ट्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड अब सब करता है कि कितनी दिन तक ये जंग चलती है, कितने दिन तक ये प्रभावित रहता है ये क्षेत्र। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 3 से 4 हफ्ते तक। आपका आकलन क्या कहता है कि कितनी जंग और चल सकती है? देखिए ये डिपेंड करता है ईरान पे। ईरान कितना पनिशमेंट ले सकता है। जैसे मैंने कहा 1000 बॉम्ब रोज गिर रहे हैं ईरान के ऊपर, तो कितने दिन तक वो ये सहन कर सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं। अगर ईरान ने फैसला कर लिया कि भैया अब तो जो हो सो हो, तो ये बहुत दिन भी चल सकती है। और अगर तो ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में नहीं है, ये मार्को रूबियो के हाथ में नहीं है और ना नेतन्याहू के हाथ में, क्योंकि मैं असल में, हाँ आप कंटिन्यू कीजिए पहले से। क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जो प्रशियन जनरल थे कार्ल फॉन क्लॉज़विट्ज़, मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो हमेशा ये कहते थे कि जंग शुरुआत करना तो आपका फैसला हो सकता है, पर जंग कहाँ जाएगी, कब खत्म होगी और कौन जीतेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। ना अमेरिका जैसी सुपर पावर और इजराइल जैसी रीजनल पावर के हाथ में भी नहीं है। मेरा सवाल ये था सर कि आपका असेसमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ा था तो ये मुझे पता चला, ये भी आकलन ही लगाया जा रहा था, कोई बहुत पुख्ता सोर्सेस नहीं थे, कि 3 लेयर जो ईरानी लीडरशिप की थी वो ख़त्म कर दी गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप सुना रहे हैं, पर ये सच नहीं है। नहीं है, ये कतर के कुछ अखबार लिख रहे थे ये। मुझे नहीं लगता ये सच है, क्योंकि ये और कोई नहीं बता रहा। और ट्रंप का ये बताने के लिए एक रीज़न भी है। एक वो वजह ये है कि ट्रंप चाहते हैं दिखाना है कि भैया मैं किसके साथ पीस करूं, कोई बच्चा ही नहीं है। असल में ईरानी पीस करना नहीं चाहते इस वक्त, वो समझौता इस वक्त नहीं चाहते। उनको लगता है कि हर 6 महीने में अटैक होता है और हमारे सब लीडर मारे जाते हैं। अगर हम अभी सुलह कर लेंगे तो अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल को वो 6 महीने बाद फिर अटैक कर सकता है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि ये लंबी खींचे जंग ईरान, ताकि कुछ अमेरिका को नुकसान हो, ताकि वो थके और उनके डोमेस्टिक ऑपोजिशन पैदा हो अमेरिका के अंदर। यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑपोजिशन अगर अमेरिका में पैदा होगा तो ट्रंप को नुकसान होगा और वो फिर अगली बार 100 दफा सोचेंगे अटैक करने से पहले। सर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमने मैप लगाया है, आधिकारिक रूप से अब ये बात आ चुकी है कि ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ से आता है सर तेल, यहाँ से होते हुए आता है। बिल्कुल, और सबका तेल यहाँ से आता है, यानी कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी के भी यहीं से आता है, यूएई, और इन सब से हम भी तेल लेते हैं। और ईरान का भी यहीं से आता है और इराक का भी यहीं से आता है। अच्छा, मतलब ईरान का जो तेल है जो चाइना को बेचता है ब्लैक मार्केट के जरिए, वो भी यहीं से गुजरता है जी। तो कुछ इस तरफ भी हैं, ये जो दिख रहा है हॉर्मुज का ये इलाका, यहाँ पे यूएई का है और ओमान का है और एक ईरान का भी है। पर ये इलाका भी प्रभावित है, क्योंकि सिर्फ ये इलाका प्रभावित नहीं है, यहाँ तलक मुंह तलक प्रभावित है। सिर्फ इससे जब आप बाहर निकलेंगे तो नहीं है, क्योंकि ये सब ईरान के स्ट्राइकिंग रेंज में ना। देखिए ये भी इलाका पूरा स्ट्राइकिंग रेंज में। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इंडिया की तो हमने बात की, लेकिन चाइना का थोड़ा स्पेसिफिक मुझे जानना है, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता था और ये भी कहा जाता था कि ईरान की जो इकॉनमी है उसको चलाने में सैंक्शंस के बाद चाइना का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हाथ है तो चाइना का, क्योंकि वही व्यापार करता था। और चाइना हमेशा से जो अमेरिका के सैंक्शंस है, खुलकर इस दुनिया में, पूरी दुनिया में अमेरिका के सैंक्शंस की मजम्मत करने वाला, निंदा करने वाला सिर्फ चाइना था। रशिया भी कहता था, लेकिन चाइना बहुत शुरुआत से कहता था, और उल्लंघन भी करता था। उल्लंघन में खुले तौर पे वेनेजुएला से तेल लेता था, ईरान से तेल लेता था। हाँ, तो चाइना पे सर क्या असर पड़ सकता है, मुझे ये जानना है। तो चाइना पे भी असर पड़ेगा। चाइना का टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का 13% ईरान से आता था, पर चाइना का टोटल ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन बाकी खाड़ी के देशों से भी आता था। अच्छा, चाइना बहुत निर्भर था। और दूसरी सोर्स थी उनके लिए रशिया से तेल और गैस। तो वो तो खुला रहेगा और बल्कि हो सकता है उसकी तादाद वो बढ़ा दें रशिया से इंपोर्ट की चाइना, क्योंकि यहाँ से उनको दिक्कत होगी अब। तो चाइना हालांकि वर्ल्ड का लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी में। यानी चाइना में सबसे सस्ती सोलार सेल बनती है, 8 रुपए की एक सोलार सेल बनती है, और चाइना ने बहुत सारे और भी विंड फार्म्स ये वो हैं। पर फिर भी चाइना अब भी 50% से ज़्यादा अपनी एनर्जी नीड्स के लिए तेल और नेचुरल गैस पे डिपेंडेंट है।
तो असर तो बेशक चाइना पे भारी पड़ेगा। लेकिन आपने सर रशिया को मेंशन किया कि रशिया से तेल तो लेते रहेंगे और रशिया का हो सकता है कि तेल का जो खरीद है वो बढ़ा दी जाए। बिल्कुल। तो क्या ईरान का जो संकट चल रहा है, मिडिल ईस्ट का संकट जो चल रहा है, उससे रशिया को फायदा हो सकता है? रशिया की पार्टी है इस वक्त। अच्छा। रशिया बहुत तकलीफ में था क्योंकि आपको पता है कि उसकी काफ़ी ताकत जो है वो ख़त्म हो चुकी है यूक्रेन में, और फिर सैंक्शंस थे तो ख़रीदने नहीं दे रहे थे लोग तेल वहाँ से, और तेल बिकता भी था तो बहुत कम कीमत पे क्योंकि सैंक्शन तेल था। पर अब तो लोग लेंगे भैया, क्योंकि आप मरता क्या ना करता, तो बाकी दुनिया इस वक्त भूखी है तो वहाँ से तेल लेगी, और चीन, हिंदुस्तान सब लेंगे। मतलब हिंदुस्तान भी ले सकता है, हो सकता है बात चल रही हो, हिंदुस्तान लेगा, बात करने की कोशिश। या ट्रम्प भी, जैसे हमने ये भी देखा था ना कि बाइडन के दौर में खुद इंडिया को ये छूट दी गई थी कि जो ऑयल की सप्लाई है पूरी दुनिया में बनी रही, इसलिए आप रशियन तेल लेते रहें। तो उस टाइम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये छूट दी गई थी। तो क्या हो सकता है किस तरह की छूट अब रशियन ऑयल लेने के लिए, क्योंकि ऑयल की जो पूरी दुनिया में जो साइकिल है वो जो जाएगा, है ना, सप्लाई वो प्रभावित होगी। तो क्या हो सकता है कि रशिया, अमेरिका अलाउ करे कि रशियन तेल अब दुनिया में लोग खरीदें? अमेरिका बिल्कुल अलाउ करेगा, और उसकी एक वजह है। जैसे मैंने आपसे कहा कि तेल की जो कीमत है वो ग्लोबल स्तर पे डिसाइड होती है, ग्लोबल लेवल पे। तो अमेरिका हालांकि अपने लिए काफ़ी तेल बनाता है, सफिशिएंट है, पर अमेरिका में भी तेल की कीमत ऊपर जाएगी अगर यहाँ पे तेल रुकेगा तो। ट्रम्प इलेक्ट ही इसलिए हुए थे कि अफोर्डेबिलिटी की, कि ताकि कीमतें कम हो। बाइडेन के दौरान बहुत इन्फ्लेशन हो गया था, बहुत महंगाई बढ़ गई थी, तो ट्रम्प इस बात के बहुत सेंसिटिव है। ये साल इलेक्शन का भी है, नवंबर में वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट का, अमेरिका में सेनेट का। तो ट्रम्प जो है वो बिल्कुल अलाउ करेंगे ताकि अमेरिका में भी प्राइस कम रहे तेल की, गैस की। सर एक सवाल ओपेक से भी जुड़ा हुआ है कि ओपेक की कंट्री अब क्या कोई एक्शन ले सकती है, कोई मीटिंग बुला सकती है, उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि अगर तेल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और आगे बढ़ने की और आशंका है, तो ओपेक की क्या भूमिका हो सकती है उसमें? ओपेक ने कहा है हम 2 लाख बैरल पर डे से तेल बढ़ाएंगे, पर ये कुछ है नहीं, क्योंकि ग्लोबल ऑयल तो $100 मिलियन से ज़्यादा, 100 मिलियन बैरल से ज़्यादा का कंजम्पशन है डेली। तो आप समझिए कि 0.2% से बढ़ाएंगे अगर वो तेल का प्रोडक्शन। पर क्या तेल का प्रोडक्शन बस बढ़ाने से कोई रास्ता निकल सकता है? क्योंकि प्रोडक्शन तो कर ही लेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे? तो नहीं, प्रोडक्शन से मतलब ये है कि सप्लाई भी होगी। अच्छा, कैसे? वो तो इस इलाके से नहीं होगी, ये इलाका तो खत्म है। हाँ, तो दूसरे इलाके, जैसे मैंने बताया, अफ्रीका से ऐसे घूम के नहीं, कैसे? कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, शेल ऑयल। ओके। रशिया में प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, नाइजीरिया में प्रोडक्शन इंक्रीज, पर उनके पास इतनी स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। सबसे ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी सऊदी अरब के पास है। स्पेयर कैपेसिटी मतलब कि आप निकाल सकते हैं और रिफाइन कर सकते हैं, पर आप कर नहीं रहे। और कंट्रीज के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेयर कैपेसिटी के लिए पैसा चाहिए, यानी कि मशीनें हैं पर वो काम नहीं कर रही, तो उसके लिए तो माल होना चाहिए ना। तो इसीलिए सऊदी अरब को स्विंग प्रोड्यूसर कहा जाता है दुनिया का। अच्छा, यानी कि स्विंग प्रोड्यूसर वो कि जब अगर डिमांड कम होगी तो सऊदी अरब बंद कर देगा अपने तेल के कुएं और रिफाइनरीज, और जब ज्यादा डिमांड होगी तो सऊदी अरेबिया खोल सकता है। तो इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट की खास एक रिलेशनशिप रही है पिछले 50 साल से, चाहे वो रीगन था, चाहे वो निक्सन था, चाहे वो क्लिंटन था, कोई भी था, बुश था, जो भी था, वो सब जो थे वो इसके साथ एक खास रिलेशनशिप, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो स्विंग है प्रोड्यूसर है, वो किंग है एक तरह से ऑयल मार्केट का। लेकिन सर 73 में ऑयल क्राइसिस तो हो गया था, सऊदी अरब ने उसको मिलकर नेतृत्व किया था, सऊदी अरब ने ही नेतृत्व किया था उसका, है ना, और एम्बार्गो लगा दिया गया था, अमेरिका को तेल बेचने से रोक दिया गया था। क्या कहानी थी सर उसकी उस वक्त? देखिए, क्या था उस वक्त एक तो युद्ध हुआ इजराइल और अरबों के बीच में, 73 जी, यौम किपुर वॉर। तो बहुत नाराज थे अरब अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ने फुल मदद की इजराइल की, वरना इजराइल हार जाता वो जंग। इजराइल जो है वो पूरी तरह से अमेरिका पे निर्भर है, अमेरिका के बल पे वो आगे बढ़ता है। तो इन्होंने, सऊदी अरब ने और इन सब ने मिलकर कहा कि भाई आप उनकी हमेशा मदद करते हो, ये सही बात नहीं है, और वो फ़लस्तीनियों पे इतना जुल्म कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो उन्होंने तेल बंद कर दिया, व्यापार करना, बेचना। और दूसरी बात ये हुई कि इन कंट्रीज़ को लगता था कि तेल की कीमत बहुत कम है, हमें बहुत कम दिया जाता है, हमें एक तरह से चीट किया जाता है गोरों से।
तो उन्होंने क्या किया कि तेल की कीमत चौगनी हो गई, यानी 300% इंक्रीज। पर 300% इंक्रीज का मतलब होता है 4 गुना होना। तो तेल सीधा $3 से $12 पर बैरल पे चला गया। तो बहुत बड़ी, ये तो बड़ा उससे इनकी किस्मत भी चमक गई। ये जितने भी मुल्क थे ये अमीर हो गए एकदम से, गल्फ की कंट्रीज, क्योंकि एकदम से तेल की कीमत बढ़ी। फिर और कम हुई उसके बाद, पर फिर भी पहले के मुकाबले तो बहुत बड़ी रही, दुगनी तिगनी रही। तो इससे इनकी किस्मत बदल गई। ये फर्स्ट ऑयल शॉक माना जाता है 73 का। और फिर एक छोटा ऑयल शॉक 79 में भी हुआ। अच्छा। जब ईरान में रेवोल्यूशन हुई और उसके बाद फिर यहाँ पे ईरान इराक वॉर 80 में शुरू हो गई, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट रहा 79-80 में। तो वो सेकंड ऑयल शॉक माना जाता है। उसमें भी कीमतें बढ़ी पर कम। अच्छा सर, 73 के जो ऑयल शॉक था उसके बाद ही अमेरिका ने फिर अपना ऑयल प्रोडक्शन बनाना शुरू किया? नहीं, वो कब शुरू किया? उसके बाद किया? नहीं, उसके बाद अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया। अच्छा। जो अब हम भी बना चुके हैं और बहुत कि भैया कुछ रिजर्व में रहना चाहिए ऑयल। अमेरिका की किस्मत बदली पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों में एक रेवोल्यूशन आई है, 15-20 सालों में, उसको कहते हैं शेल ऑयल रेवोल्यूशन। यानी कि अमेरिका असल में सबसे ज्यादा तेल का प्रोड्यूसर था 1930, 40, 50 के दशक में दुनिया में। पर हुआ क्या, उन्होंने अपना सारा तेल खत्म कर दिया। अब जब तेल खत्म हो गया तो बहुत साल, 50 साल तक कोई तेल ज्यादा बना नहीं अमेरिका में। फिर एक रेवोल्यूशन आई जिसे कहते हैं शेल। शेल का मतलब होता है एक तरह का रॉक जिसकी पोर्स के अंदर छेदों में थोड़ा थोड़ा तेल, थोड़ा थोड़ा गैस होता है। तो उसको निकाला इस तरह से जाता है कि बहुत ही हाई प्रेशर का पानी फ्लश किया जाता है। पर वो जब हाई प्रेशर पानी मारा जाता है तो वो चिथड़े उड़ जाते हैं उस रॉक के भी। मतलब इतनी हाई प्रेशर होता है, वो डायमंड को कट कर सकता है वो पानी। तो वो रॉक के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब वो बन जाता है तेल और रॉक का मिक्सचर और पानी का। अच्छा। उसको फिर सक किया जाता है बाहर और फिर उसमें से तेल सेपरेट किया जाता है। एनवायरमेंटली अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उससे पूरी जहां से निकलता है तेल वो पूरी जमीन खराब हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है। महंगा भी होगा तो एनवायरमेंटली तो ये महंगा भी होता है। तो ये तेल, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये जो तेल है ये इकोनॉमिकल नहीं होता। अगर $40 से कम हो तेल पर बैरल तो ये बंद हो जाएंगे ये ऑयल, क्योंकि इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। तो इसके लिए ये तेल का 60 से ऊपर होना बहुत आवश्यक है अमेरिका के तेल का अफोर्डेबल होने के लिए। तो उस शेल ऑयल रेवोल्यूशन की वजह से अमेरिका अब जितना कंज्यूम करता है उतना बना लेता है। सर 73 से क्या हम जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसको कंपेयर कर सकते हैं क्या? जो 73 में जैसे आपने बताया कि 4 गुना प्राइसेस बढ़ गई थी, अभी ये कहा जा रहा है कि 70-72 में 100 तक पहुंच जाएगी। क्या 73 में जिस तरह से हुआ था क्या अभी वैसी आशंका बन रही, या 79 की तरह, उन दोनों ऑयल शॉक की तरह इसे देखा जा सकता है? अब अभी बहुत अर्ली है कहना, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये डिपेंड करेगा कि ईरान कितना ले सकता है जंग। अगर ईरान ले सकता है 1 महीने की जंग और तो जी बिल्कुल ऐसी आशंका है कि ऐसे हो सकता है। पर अगर ईरान नहीं ले सकता या ट्रंप ही हथियार डाल दें, ये भी मुमकिन है। तो अगर 1 महीने की तरफ जाने लगे, 2 हफ्ते से ऊपर चली जाए, ट्रंप चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो, बल्कि कल ही खत्म हो जाती तो बेहतर था ट्रंप की नजर में। उन्होंने खमेनी को मार दिया, हो गया, वो निकलना चाहते हैं। वो वंस एंड डन, एक बार किया और भागो। अब वो चाहते तो हैं कि खत्म हो जाए, पर ईरानी मान नहीं रहे। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले क्यों नहीं मान रहे। तो कुल मिला के कुल जमा बात यह है कि जो ये संकट चल रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है ना सर? तो आपने तेल का बताया, गैस की प्राइसेस कितनी बढ़ सकती है? क्योंकि गैस की जो प्राइसेस है ना LNG की, वो यूरोप में तो 50% तक बढ़ चुकी है। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ असर हो सकता है? यूरोप में ना वो गैस ज़्यादा चाहिए 2-3 वजहों से। एक तो वहाँ हीटिंग के लिए भी गैस चाहिए, ठंड की वजह से वहाँ पे, और ठंड चलेगी वहाँ पे अभी 1-2 महीने और, कम से कम मई तक, जून तक। वहाँ पे जून में जाके थोड़ा ठीक होता है, मई तक चाहिए। दूसरा, यूरोप में ना कई जगहों पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा गैस पे डिपेंडेंट हो गए, जैसे जर्मनी में। सर एक सवाल, मतलब हम चूंकि आगे अगर बढ़ जाएं तो ये सवाल हो सकता है छूट जाए। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ना रशिया की, जिसपे हमला भी हो चुका है, और ये रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका ने वो हमला करवाया था, ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी। लेकिन कुछ पाइपलाइन, वो गलत है रिपोर्ट। हाँ बेटा। अच्छा, हाँ, उसका भी आप बताइएगा। तो क्या वो पाइपलाइन फिर से खोली जा सकती है? नॉर्थ स्ट्रीम 1 है और एक नॉर्थ स्ट्रीम 2 है। हाँ, एक नॉर्थ स्ट्रीम 1 तो है,
नॉर्थ स्ट्रीम 2 में बम फोड़ा गया, उसको किया गया, और वो यूक्रेन ने किया है मोस्ट लाइकली। अभी 100% तो नहीं पता, बट लग रहा है कि यूक्रेन ने किया। तो वो उसको अगर खोलेंगे भी तो उसको 6 महीने साल भर लगेंगे, और वो बिना रशिया से समझौता हुए, यानी यूक्रेन जंग का फैसला हुए बगैर नहीं हो सकता। तो नहीं, अभी तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि जर्मनी तो एकदम, जर्मनी की हालत बहुत ख़राब है इस समय, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम से वो सीधा पाइपलाइन से लिया करता था, और अब ये असर तो और पड़ ही रहा है। तो यही ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही सर अभी, है ना, कि भारत पर भी असर पड़ेगा, दुनिया पर भी असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे, गैस प्राइसेस बढ़ेगा, मतलब हमारी जेब पर, आम आदमी, आम इंडियन कंज्यूमर की जेब पर भी असर पड़ सकता है। और अगर जंग और आगे बढ़ी तो असर और ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। मैं तो चाहूँगा कि सरकार कुछ इसमें से एब्जॉर्ब करे, क्योंकि जब तेल की कीमत, सस्ता तेल मिल रहा था और कम थी रशिया से, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया, ना हमारी कुकिंग गैस में, सिलेंडर में, ना हमारे तेल के, ना हमारी बिजली की कीमत में। तो अब जब तेल की कीमत बढ़ रही है तो भी सरकार को थोड़ा एब्जॉर्ब करें, क्योंकि प्रॉफिट बनाया है, या तो सरकार ने बनाया है या उन प्राइवेट कंपनियों ने, अडानी अंबानी ने बनाया है, तो वो अब हमें वापस करें वो पैसा जो उन्होंने उस वक्त प्रॉफिट बनाया है, हमें ना पास ऑन करें। ठीक है, तो ये थी सूरत हाल मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका भारतीय कंज्यूमर्स पर क्या असर पड़ेगा, दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए खबरगांव।